हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम लोग एल्कोहल टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको एल्कोहल के रासायनिक गुणों के बारे में बताया। आपको बताया कि एल्कोहल कई रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। तो इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, OH बंध के विलयन के कारण होती हैं, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं CO बॉन्ड के विलयन के कारण होती हैं। तो इन दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने आपको बता दिया। तो आज हम लोग इसी क्रम में आज पढ़ेंगे कि एल्कोहल अणु के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं, इस संपूर्ण एल्कोहल अणु के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं। तो संपूर्ण एल्कोहल अणु है तो इसमें क्या होता है कि OH बॉन्ड और CO बॉन्ड दोनों टूटते हैं, अर्थात दोनों के विलयन के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से, जिसमें एल्कोहल का निर्जलीकरण और ऑक्सीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तीसरी रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ेंगे क्या, CO तथा OH बंध के विदलन के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं, विदलन के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। अब इसी को हम इस तरह भी कर सकते हैं, तो चाहे आप इस तरह कहिए या आप कह सकते हैं कि संपूर्ण एल्कोहल अणु के कारण अभिक्रिया, संपूर्ण एल्कोहल अणु के कारण रासायनिक अभिक्रिया, संपूर्ण एल्कोहल अणु के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं। अब इसी को हम कह सकते हैं कि एल्कोहल में एल्किल समूह भी होता है और हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। ठीक है, एल्कोहल में जैसे आप देखते हैं एल्कोहल का सामान्य सूत्र देखते हैं तो R सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इसमें एक एल्किल समूह भी है और हाइड्रोक्सिल समूह, तो इन दोनों की कारण रासायनिक अभिक्रिया हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि एल्किल तथा हाइड्रोक्सिल समूह के कारण अभिक्रियाएं, एल्किल तथा हाइड्रोक्सिल समूह के कारण अभिक्रियाएं। ठीक है, तो किसी को आप हेडिंग बना सकते हैं कि CO तथा OH बंध के विलयन के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्कोहल में OH बॉन्ड भी उपस्थित होता है, CO बॉन्ड भी उपस्थित होता है, तो इन दोनों के विलयन के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं। और दूसरा है संपूर्ण एल्कोहल अणु के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो एल्कोहल में OH बॉन्ड और CO बॉन्ड दोनों उपस्थित होते हैं, दोनों का विलयन होता है, तो हम इसको कह सकते हैं संपूर्ण एल्कोहल अणु के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं। या और इस तरह में हम कह सकते हैं कि एल्कोहल में एल्किल समूह भी उपस्थित होता है तथा हाइड्रोक्सिल समूह भी उपस्थित होता है। तो एल्कोहल के एल्किल तथा हाइड्रोक्सिल समूह के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं, तो इसको हम किसी भी तरीके से कह सकते हैं। कहने का मतलब सबका एक ही है। ठीक है, कि OH बॉन्ड का विलयन होगा और CO बॉन्ड, दोनों का विलयन होता है, दोनों प्रकार का विलयन होता है। इसमें OH बॉन्ड का विलयन भी होगा, CO बॉन्ड का भी विलयन होगा। या कह सकते हैं संपूर्ण एल्कोहल अणु के कारण अभिक्रिया या एल्किल तथा हाइड्रोक्सिल समूह के कारण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा, इसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो है निर्जलीकरण। किसी को इसमें से आप हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं। इसमें पहला निर्जलीकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्जलीकरण।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के, बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण क्या होता है, हमने आपको बताया था कि निर्जलीकरण की क्रिया क्या होती है कि निर्जलीकरण नाम से स्पष्ट है, जल के अणु का निकलना। किसी यौगिक से एक जल का अणु निकलना क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। किसी यौगिक से जल के एक अणु का निकलना क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। ठीक है, तो निर्जलीकरण के बारे में आपको बताया गया, तो इसका डेफिनेशन हम यहां दे रहे हैं कि किसी यौगिक से जल के एक अणु का निकलना, किसी यौगिक से जल के एक अणु का निकलना निर्जलीकरण कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। कि कोई यौगिक है उससे जल का एक अणु क्या हो जाए, निकल जाए, पृथक हो जाए, तो क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर एल्कोहल का जो निर्जलीकरण है दो प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो चूंकि हम एल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे, तो एल्कोहल का निर्जलीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला तो एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकरण, और दूसरा है एल्युमिनियम की उपस्थिति में निर्जलीकरण। तो ये दो प्रकार से हम निर्जलीकरण एल्कोहल का कर सकते हैं। एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण निर्जलीकरण, और दूसरा एल्युमिना के कारण निर्जलीकरण। ठीक, या एल्युमिना की उपस्थिति में निर्जलीकरण कर सकते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं इसको, एल्कोहल में निर्जलीकरण या एल्कोहल का निर्जलीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, दो प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, पहला क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकरण, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण। ठीक है, और इसमें दूसरा इसमें है क्या, एल्युमिना की उपस्थिति में निर्जलीकरण। एल्युमिना जिसको Al2O3 कहते हैं की उपस्थिति में निर्जलीकरण, एल्युमिना की उपस्थिति में निर्जलीकरण। तो हमने आपको क्या बताया, निर्जलीकरण क्या होता है, किसी यौगिक से जल के एक अणु का पृथक होना क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। और एल्कोहल का हम निर्जलीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम निर्जलीकरण कर सकते हैं, दूसरा एल्युमिना की उपस्थिति में निर्जलीकरण कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और आपको ध्यान देना है कि एल्कोहल का निर्जलीकरण जो होता है सेट-जैफ के नियमानुसार होता है, सेट-जैफ के नियम के अनुसार होता है। तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे सेट-जैफ का नियम, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोटेशन बना करके, एल्कोहल का निर्जलीकरण सेट-जैफ के नियम के अनुसार होता है, सेट-जैफ के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, कि अल्कोहल का निर्जलीकरण किसके नियम के अनुसार होता है, सेट-जैफ के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, तो ये सेट-जैफ का नियम क्या है, सेट-जैफ का नियम आप जानते होंगे कि जब किसी एल्किल हैलाइड का हम क्या करते हैं, विहाइड्रोजनीकरण करते हैं, तो वह एल्किन ज्यादा बनाते हैं। ठीक है, जिससे द्विबंध से जुड़े कार्बन पर अधिक एल्किल समूह जुड़े हों। ठीक है, तो सेट-जैफ में क्या होगा, विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया होगी जिसमें
एल्कीन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होती है, जिससे द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, कि द्विबंध से जुड़े कार्बन पर अधिक एल्किल समूह जुड़े होते हैं। तो सेटजेप के नियम के अनुसार होती है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। एल्कोहल का निर्जलीकरण किसके नियम के अनुसार होता है, सेटजेप के नियम के अनुसार होता है। और निर्जलीकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, दो प्रकार से, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, दूसरा एल्मिना की उपस्थिति में। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकरण। ठीक है, तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकरण। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकरण देखेंगे। ठीक है, क्या होता है, तो देखिए एल्कोहल का जो निर्जलीकरण है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो ताप के अनुसार, यहाँ पर ताप के अनुसार क्या होता है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर या तो एल्कीन बनेगा या तो ईथर बनेगा। ठीक है, वो किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है कि ताप के अनुसार एल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर, ठीक है, एल्कीन बनता है या ईथर बनता है। ठीक है, तो पहले हम एल्कीन का निर्माण करेंगे, फिर उसके बाद ईथर का निर्माण करेंगे। किसकी उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो ये ध्यान रखिएगा कि ताप के अनुसार एल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर एल्कीन बनता है या ईथर बनता है। ठीक है, टेम्परेचर और विभिन्न टेम्परेचरों के क्रम में, ठीक है, अलग अलग ताप पर क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा या ईथर बनता है। तो पहले हम किसका निर्माण करेंगे, एल्कीन का निर्माण करेंगे। तो पहले इसको हम लिख ले रहे हैं, ताप के अनुसार एल्कोहल का, ताप के अनुसार सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर, एल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर, एल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर एल्कीन या ईथर, या तो एल्कीन प्राप्त होगा या तो ईथर प्राप्त होगा। तो एल्कीन या ईथर बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, एल्कीन या ईथर बनते हैं। कि ताप के अनुसार शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर एल्कीन या ईथर बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम किसका निर्माण करेंगे, एल्कीन का निर्माण करेंगे। इसमें पहला है एल्कीन का निर्माण, एल्कीन का निर्माण। ठीक है, किसका निर्माण करेंगे, एल्कीन का निर्माण करेंगे। तो यहां पर हम प्राइमरी एल्कोहल लेंगे। ठीक है, प्राइमरी, तो एल्कीन के निर्माण में कि प्राइमरी एल्कोहल को हम क्या करते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल का हम क्या कर रहे हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर उसको गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी एल्कोहल का इसको हम लिख दे रहे हैं कि प्राइमरी एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर गर्म करने पर एल्कीन प्राप्त होती है। ठीक है, गर्म करने पर क्या प्राप्त होती है, एल्कीन या एल्कीन बनती। ठीक है, तो आइए देखते हैं
कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है या 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, अब इसमें प्राइमरी अल्कोहल में ये जो है, इसमें ये मेथिल अल्कोहल ये अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि मेथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये मेथिल अल्कोहल जो है वो ये अभिक्रिया नहीं देता है। तो आज देखते हैं एथिल अल्कोहल की बात की जा रही है। तो एथिल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3, जैसे एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH ये है। इसको संरचना सूत्रों में लिख दे रहे हैं ताकि रिएक्शन हम उसको कैसे होता है इसको समझ सकें। तो इसको C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, या इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, यहाँ OH जोड़ दीजिए और यहाँ पर H। देखिए CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल है या एथेनॉल इसको कह सकते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का हम निर्जलीकरण कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन तापमान। इसको क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा? जल का एक अणु इससे क्या हो जाएगा? पृथक होगा। तो यहां से हाइड्रो, यहां से OH, ठीक है, ये क्या होगा? टूटेगा। देख रहे हैं? तो यहां से HOH क्या हो जाएगा? पृथक हो जाएगा। तो क्या बचेगा? देखिए C सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, CH2 हो गया, CH2 हुआ। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और H2 अलग हो जा रहा है तो प्लस H2 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। इसी तरह हम, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसी तरह प्रोपेन 1 आल का हम निर्जलीकरण करेंगे। तो प्रोपेन 1 आल का निर्जलीकरण कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ऊपर को दे रहे हैं प्रोपेन 1 आल का निर्जलीकरण। इसमें दूसरा रिएक्शन दिया जा रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो क्या होगा? इसका नाम क्या है? प्रोपेन 1 आल, प्रोपेन 1 आल, प्रोपेन 1 आल। तो इसका हम निर्जलीकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। किस ताप पर? 443 केल्विन ताप पर इसका हम क्या करते हैं? निर्जलीकरण करते हैं। तो यहां से देखिए ये हाइड्रोजन का परमाणु यहां से अलग होगा, OH ये दोनों मिलकर के ये अलग हो जाएंगे, ये यहां से पृथक होगा तो H2O बन गया। ठीक है, और बाकी सबको इसको जोड़ दिए तो क्या होगा? CH3 CH, ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH। ठीक, यहाँ क्या बचा? यहाँ सिंगल बॉन्ड अभी कर दे रहे हैं। यहाँ क्या बचा? CH2 है, यहाँ CH2 हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ कार्बन, इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, तो इसकी भी सेटिस्फाई नहीं है। तो सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन या प्रोप 1 इन भी कह सकते हैं। ये हो गया प्रोप 1 इन। ठीक है, तो देखिए एल्कीन क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। ठीक, इसी तरह अब हम रिएक्शन करेंगे ब्यूटेनॉल का। रिएक्शन किया जाएगा इसके बाद 1 ब्यूटेनॉल का करेंगे निर्जलीकरण, 1 ब्यूटेनॉल। तो देखिए
ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इसके साथ OH समूह जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका हम निर्जलीकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर इसका 443 केल्विन तक, ठीक है। तो इसके निर्जलीकरण से क्या होगा, 80% जो अधिक प्रतिस्थापी होता है, मतलब ये दो समायु बनते हैं, तो एक अधिक प्रतिस्थापी समायु होता है, दूसरा कम प्रतिस्थापी समायु होता है। तो जो अधिक प्रतिस्थापी समायु होता है वो क्या होता है, अधिक मात्रा में बनता है, वो मुख्य उत्पाद के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा तो हो जाएगा, यहाँ देखिए जो यहाँ भी प्रतिस्थापित हो सकता है, यहाँ भी प्रतिस्थापित हो सकता है, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रो निकलेगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये हो गया। तो ये अधिक प्रतिस्थापी है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटूइन, ब्यूटूइन, ठीक है। और इसकी ये अधिक प्रतिस्थापी है तो इसकी मात्रा अधिक होती है, तो ये मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, मुख्य उत्पाद। और दूसरा है प्रोपोनिन बनता है, तो ये कम प्रतिस्थापी होता है, तो इसकी मात्रा कम होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH प्लस H2 प्लस H2, ठीक। तो इसका नाम क्या है, ब्यूटोनिन है, ये 80% प्राप्त होता है, ये 20%, इसका नाम होगा ब्यूटोनिन। तो जो अधिक प्रतिस्थापी होता है उसकी मात्रा अधिक होती है, वो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। जो कम प्रतिस्थापी होता है उसकी मात्रा कम होती है, ठीक है, वो सह उत्पाद के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये एल्कोहल का क्या हुआ, निर्जलीकरण हो गया। अब हम पढ़ेंगे एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्रिया विधि ही पूछा जाता है। एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि, एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि, एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि, ठीक है। तो एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमने आपको बताया कि एल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे, उसका क्रिया विधि करेंगे। तो प्रोसेस हमने क्या बताया कि एथिल एल्कोहल की हम क्या करते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। तो उसका क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, और निर्जलीकरण कई पदों में होता है, ठीक है। निर्जलीकरण की क्रिया कई पदों में होती है, अर्थात यहाँ पर 3 पदों में होती है। तो पहले हम उसकी समरी दे देते हैं। पहले पद में क्या होता है, और दूसरे पद में क्या होता है, और तीसरे पद में क्या होता है, ठीक है। तो पहले पद में इसमें एल्कोहल का जो होता है प्रोटॉनीकरण होता है। पहले पद में एल्कोहल का प्रोटॉनीकरण होता है, प्रोटॉनीकरण, ठीक। और दूसरे पद में जो होता है कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है, कार्बोकैटायन इसमें बनेगा, कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन भी कह सकते हैं। दूसरे पद में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है। और तीसरे पद में जो है कार्बोधनायन से क्या होता है, प्रोटॉन का निराकरण होता है, अर्थात प्रोटॉन से कार्बोकैटायन से प्रोटॉन क्या होता है, पृथक होता है, ठीक है, जिससे एथीन बनता है। एल्कोहल का पढ़ रहे हैं तो एथिल एल्कोहल का करेंगे तो क्या बनेगा, एथीन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन से क्या होगा, कार्बोधनायन से
प्रोटॉन का निराकरण, प्रोटॉन का निराकरण होगा और क्या बने, निराकरण से एथीन बनता है। ये 3 प्रोसेस है, ठीक है। कि एल्कोहल के निर्जलीकरण कितने पदों में होता है, 3 पदों में होता है। करते हम क्या है कि एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण की अक्रिया होती है। और निर्जलीकरण की जो अक्रिया होती है वो 3 पदों में होती है। पहले क्या होता है, एल्कोहल का प्रोटॉनीकरण होता है, अर्थात हम कह सकते हैं प्रोटॉनीकृत एल्कोहल बनता है, ठीक है। क्या बनता है, प्रोटॉनीकृत एल्कोहल बनता है। इसमें ऑक्सोनियम आयन भी बनते हैं, ऑक्सोनियम लवण भी बनता है, ठीक है। और प्रोटॉनीकृत एल्कोहल जल का एक अणु त्याग करके क्या बनाता है, कार्बोकैटायन बनाता है, यानी जल के अणु का क्या करता हो, निष्कासन करता है। तो क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है या कार्बोधनायन बनता है। और इस कार्बोधनायन से प्रोटॉन का जब निराकरण होता है तो क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, एथीन बन जाता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम समझेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि एल्कोहल का प्रोटॉनीकरण होता है तो एल्कोहल को प्रोटॉन कहां से मिलता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे H2SO4 है तो आयनित होगा हाइड्रोजन आयन प्लस HSO4 नेगेटिव आयन में, तो यहां से इसको ये क्या होता है, प्रोटॉन मिलता है, ठीक है। तो एल्कोहल का जब प्रोटॉनीकरण होगा, प्रोटॉनीकरण के बाद प्रोटॉनीकरण से फिर क्या होगा, जल के एक अणु पृथक होगा, कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोधनायन बनता है, ठीक है। अब इस कार्बोधनायन से प्रोटॉन का पुनः क्या होगा, निराकरण होगा, जिससे क्या बनेगा, एथीन बनेगा। इसी प्रोसेस को हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको लिखेंगे। एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं एल्कोहल का निर्जलीकरण, एल्कोहल का एल्कीन में निर्जलीकरण कई पदों में होता है। एल्कोहल का एल्कीन में निर्जलीकरण कई पदों में होता है, कई पदों में होता है, ठीक है। एल्कोहल का एल्कीन में निर्जलीकरण क्या होता है, कई पदों में होता है। तो इसमें क्या होगा, पद 1 में, पहले पद में क्या होता है, पहले पद में हमने आपको बताया कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एल्कोहल की OH समूह को क्या करता है, एक प्रोटॉन देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल एल्कोहल के एक अणु को क्या करता है, प्रोटॉन देता है, जिससे प्रोटॉनिक एल्कोहल बनता है, अर्थात ऑक्सोनियम लवण बनता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो थोड़ा यहाँ एल्कोहल की संरचना बना सकते हैं। जैसे एल्कोहल का निर्जलीकरण कर रहे हैं तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस ऑक्सीजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। देख रहे हैं ना कि एल्कोहल के एल्कोहलिक समूह जो है OH समूह है, OH समूह के ऑक्सीजन पर क्या है, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण यह दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है। कि एल्कोहल के अणु में, ठीक है, जो एल्कोहलिक समूह है या हाइड्रोक्सी समूह है, उसके ऑक्सीजन पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण ये किसकी तरह व्यवहार करता है, दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। जिसके कारण यह प्रबल अम्ल, ये दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है, जिसके कारण ये क्या करता है कि इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाए हैं, तो इस सल्फ्यूरिक अम्ल से ये प्रोटॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। क्योंकि ये दुर्बल क्षार की भांति कार्य कर रहा है तो ये प्रबल सल्फ्यूरिक अम्ल से, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रोटॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है।
और ग्रहण करके प्रोटॉनिकृत एल्कोहल का क्या करता है, निर्माण करता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सोनियम लवण भी कहते हैं, ऑक्सोनियम लवण। ये पहला पद है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, ठीक है। एथिल एल्कोहल का ये मॉलिक्यूल है, इसकी संरचना हमने बना दिया है। तो देख रहे हैं एल्कोहल के अणु में एल्कोहलिक समूह अर्थात हाइड्रोक्सी समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर देख रहे हैं कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन है, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो इन 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। और ये क्या कार्य करता है कि प्रबल सल्फ्यूरिक अम्ल से या शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रोटॉन को ग्रहण करके क्या हो जाता है, प्रोटॉनीकृत हो जाता है। प्रोटॉन को ग्रहण करके ये क्या होता है, प्रोटॉनीकृत हो जाता है, और प्रोटॉनीकृत एल्कोहल का क्या करता है, निर्माण करता है। प्रोटॉनीकृत एल्कोहल का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ गए। पहला टर्म, पहले टर्म में क्या हो रहा है, ऑक्सोनियम लवण बन रहा है, ठीक है, अर्थात प्रोटॉनीकृत एल्कोहल बन रहा है पहले टर्म में, ठीक है। तो रिएक्शन सब देखते हैं कैसे हो रहा है, इतनी बात तो समझ गए। तो लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल एल्कोहल के, यहां लिख दे रहे हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एल्कोहल के OH समूह को प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन को देकर प्रोटॉनीकृत एल्कोहल बनाता है, ठीक है, देकर प्रोटॉनीकृत एल्कोहल, प्रोटॉनीकृत एल्कोहल बनाता है। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। ये एल्कोहल का अणु है, एल्कोहल के अणु में जो OH समूह उपस्थित है, इसके ऑक्सीजन पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये दुर्बल क्षार की भांति कार्य करता है, ठीक है। तो ये क्या कार्य करता है कि प्रबल सल्फ्यूरिक अम्ल से या शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रोटॉन को क्या करता है, ग्रहण करके क्या करता है, प्रोटॉनीकृत एल्कोहल बनाता है, ठीक है, अर्थात ऑक्सोनियम लवण बनाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन आयन को, ये क्या है, प्रोटॉन है, और ये प्रोटॉन कहां से मिल रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से। H2SO4 से ये क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो क्या बनेगा, क्योंकि इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन है, ये इसको क्या करेगा, प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, ये, ठीक है। जब प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, ऑक्सोनियम लवण बनता है, अर्थात हम इसको कह सकते हैं प्रोटॉनीकृत एल्कोहल भी कह सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा, ठीक है, तो जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए, तो चाहे इधर जोड़ दीजिए या नीचे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है, ठीक। अब ये जब इसको ग्रहण करेगा तो ये ऑक्सीजन पर क्या होगा, धनावेश आ जाएगा, इसी को कहेंगे प्रोटॉनीकृत एल्कोहल, ठीक है, या इसी को कहते ऑक्सोनियम लवण भी कह सकते हैं, ऑक्सोनियम लवण, ठीक। अब एक एकाकी इलेक्ट्रॉन को इसको दे रहा है, हाइड्रोजन या प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है या इसको दे रहा है, तो इस पर क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये प्रोटॉनीकृत एल्कोहल हो गया, ठीक है। तो प्रोटॉनीकृत एल्कोहल बना। अब इसके बाद क्या होगा, दूसरे पद में क्या होगा, कार्बोधनायन बनेगा, दूसरा पद 2, दूसरे पद में क्या होगा, कार्बोधनायन बनता है, ठीक है। पहले पद में क्या बन रहा है, प्रोटॉनीकृत एल्कोहल बन रहा है, दूसरे पद में क्या बनेगा, कार्बोधनायन बनेगा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना है कि दूसरे पद में क्या होता है कि प्रोटॉनीकृत एल्कोहल जो है
इस जल के अणु को क्या करता है, पृथक कर देता है, निकाल देता है, जिससे क्या बनता है, कार्बोधनायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोधनायन। तो आइए देखते हैं कि ये जो प्रोटॉनीकृत अल्कोहल है या ऑक्सीजनियम लवण है, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये इस पर धन आवेश। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉनीकृत अल्कोहल में देख रहे हैं कि अधिक ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन पर क्या है, धन आवेश है। प्रोटॉनीकृत अल्कोहल में जो अधिक ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन है, इसके पास कौन सा आवेश है, धन आवेश है। तो धन आवेश होने के कारण ये जो है CO बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। क्योंकि इस पर धन आवेश है, ये अधिक ऋण विद्युतीय है, इस पर धन आवेश है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऑक्सीजन की ओर विस्थापित होंगे, तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। जब ये बॉन्ड दुर्बल हो जाएगा तो यहाँ से जल का अणु, अब ये H और ऑक्सीजन, जल का अणु क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जल का अणु जब पृथक होगा तो क्या बनेगा, कार्बोधनायन बनता है, या जिसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन, एथिल कार्बोकैटायन बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इस कार्बन पर क्या होगा, धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये साझे का इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, तो इस पर क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा ये। ठीक है, तो कार्बोधनायन बन गया, और H2O का अणु क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, तो ये अलग हो गया प्लस H2O। इसको हम कह सकते हैं एथिल कार्बोकैटायन, एथिल कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन भी कह सकते हैं, कार्बोधनायन। ठीक है, इतनी बात तो समझ गए कि जो प्रोटॉनीकृत अल्कोहल है, इसमें जो अधिक ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु है, इस पर धन आवेश होने के कारण CO बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, जिससे ये जल का अणु क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। चूंकि तो कार्बन पर यहाँ पर क्या आएगा, धन आवेश आ जाएगा, जिससे क्या बन जाता है, एथिल कार्बोधनायन बन जाता है या एथिल कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख दे रहे हैं कि प्रोटॉनीकृत अल्कोहल, प्रोटॉनीकृत अल्कोहल, प्रोटॉनीकृत अल्कोहल, ठीक है, एक जल का अणु त्याग कर, एक जल का अणु त्याग कर कार्बोधनायन बनाता है। ठीक है, त्याग करके स्थायी कार्बोधनायन बनाता है, स्थायी कार्बोधनायन बनाता है, कार्बोधनायन बनाता है। ठीक है, तो दो पद हुए, पहले पद में प्रोटॉनीकृत अल्कोहल बना, दूसरे पद में क्या बन गया, एथिल कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन बन गया। और तीसरा पद की बात हो रही है, तीसरे पद में क्या होगा। ठीक है, तीसरे पद में अब देखिए यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है। अब ये एथिल कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन ये क्या करेगा, प्रोटॉन को अलग करेगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन क्रियाशील स्पीशीज है, तो ये क्रियाशील स्पीशीज होने के कारण इससे एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और एक प्रोटॉन जैसे निकलेगा तो एक इसमें परिवर्तित हो जाएगा ये एल्कीन में, अर्थात यहाँ पर एथिल कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें लिख दे रहे हैं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन अधिक कार्बोकैटायन क्रियाशील स्पीशीज होने के कारण, क्रियाशील स्पीशीज होने के कारण कार्बोकैटायन क्रियाशील स्पीशीज होने के कारण शीघ्रता से प्रोटॉन मुक्त करके, शीघ्रता से प्रोटॉन
मुक्त करके क्या बनाता है, एथीन बनाता है। ठीक है, मुक्त करके एल्कीन कह सकते हैं, एल्कीन का अणु बनाता है। अब अलग करा दिए, यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है, तो इसको हम जब अलग करेंगे तो क्या होगा, इसको जब हम अलग करेंगे तो इसको हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है तो इसको लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर धन आवेश है। ठीक है, तो इस पर धन आवेश है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन को क्या करेगा, पृथक करेगा। प्रोटॉन जब यहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या हो जाएगा, और प्रोटॉन हाइड्रोजन बनाएगा, प्रोटॉन को मुक्त कर दे रहा है, तो ये प्रोटॉन मुक्त हो गया और क्या बना, एल्कीन बना, और यहाँ पर क्या बन गया, एथीन बन गया। ठीक है, ये 3 प्रोसेस है एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। पहले पद में क्या हो रहा है, प्रोटॉनीकृत एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। दूसरे पद में प्रोटॉनीकृत एल्कोहल क्या कर रहा है, जल के अणु को पृथक कर रहा है। ठीक है, और तीसरे टर्म में जब जल का अणु पृथक हो रहा है तो कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन बन रहा है। ठीक है, और तीसरे पद में क्या होता है कि ये कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन अधिक क्रियाशील होने के कारण इस शीघ्रता से प्रोटॉन को क्या करता है, मुक्त कर देता है और क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं इस तरह एल्कोहल का निर्जलीकरण है, एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि है। ठीक है, तो क्रिया विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो देख रहे हैं कि एक बार पुनः रिपीट करा दे रहे हैं कि एल्कोहल के एल्कीन में निर्जलीकरण कई पदों में होता है। पहले पद में क्या होता है कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल एल्कोहल के OH समूह को क्या करता है, प्रोटॉन दे करके प्रोटॉनीकृत एल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है, कैसे, आप देख रहे हैं कि एथिल एल्कोहल में जो एल्कोहलिक समूह है अर्थात हाइड्रोक्सी समूह है, उसके ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो इन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति के कारण ये क्या है, क्षार की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, तो क्षार की भांति व्यवहार करता है या क्षार की भांति कार्य कर रहा है, तो ये प्रबल सल्फ्यूरिक अम्ल से या शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से ये क्या करता है, प्रोटॉन को ग्रहण करता है। तो प्रोटॉन को ग्रहण करके क्या करता है, प्रोटॉनीकृत एल्कोहल बनाता है अर्थात हाइड्रोनियम लवण बनाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसको ग्रहण किया तो इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, धन आवेश आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर जब धन आवेश आया तो ये प्रोटॉनीकृत एल्कोहल जो है जल के एक अणु को त्याग करके अस्थायी कार्बोधनायन बनाता है। तो देख रहे हैं कि इसमें जो ऑक्सीजन पर धनावेश होने के कारण ये CO बॉन्ड क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और कार्बोधनायन क्या होता है, बनता है। इस कार्बन पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, तो कार्बोधनायन बना रहा है। अब ये कार्बोधनायन जो है क्रियाशील होने के कारण इस शीघ्रता से क्या करता है, प्रोटॉन को मुक्त कर देता है। प्रोटॉन को जब मुक्त करता है तो क्या बन जाता है, एल्कीन का अणु बन जाता है अर्थात एल्कीन के अणु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि निर्जलीकरण से जल के अणु के पृथक होने से क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है या एथीन बन रहा है। ठीक है, समझ में आया इतना, तो ये इसकी क्या है, क्रिया विधि है। ठीक, अब यहां पर थोड़ा आप जान लीजिए कि एल्कीन के निर्जलीकरण की जो सहजता है वो किस पर निर्भर करता है, निर्मित कार्बोकैटायन के अस्थायित्व पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे प्राइमरी अल्कोहल की बात हुई, सेकेंडरी अल्कोहल की बात हुई या टर्शियरी अल्कोहल की बात हुई। ठीक है, तो एल्कीन के निर्जलीकरण की जो सहजता है निर्मित कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन के अस्थायित्व पर क्या करता है, निर्भर करता है। और कार्बोकैटायन के अस्थायित्व का क्रम जो है वो टर्शियरी के लिए सबसे अधिक है, सेकेंडरी के लिए उससे कम है, और टर्शियरी के लिए क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, निर्जलीकरण का क्रम
तो यहाँ नोट में आप लिख सकते हैं, ये अपने जानकारी के लिए, ठीक है, कि एल्कीन के निर्जलीकरण की सहजता, एल्कीन के निर्जलीकरण की सहजता कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर निर्भर करते हैं। सहजता निर्मित कार्बोधनायन के स्थायित्व पर निर्भर करते हैं। स्थायित्व पर निर्भर करते, ठीक है। तो इसमें जो टर्सरी है उसका स्थायित्व अधिक है, सेकेंडरी का उससे कम है, और प्राइमरी का सबसे कम, ठीक है। स्थायित्व का क्रम है टर्सरी एल्कोहल, या कह सकते हैं टर्सरी कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी है, सेकेंडरी उससे कम स्थायी है, और प्राइमरी कार्बोधनायन सबसे कम स्थायी है। तो कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम जब मालूम हुआ तो एल्कोहल का निर्जलीकरण जैसे अधिक स्थायी है तो इसका निर्जलीकरण क्या होगा, अधिक होगा, इसका क्या है, कम है तो इसका निर्जलीकरण कम होगा, और प्राइमरी का भी क्या होगा, सबसे कम होगा निर्जलीकरण, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट दे सकते हैं एल्कोहल के निर्जलीकरण का क्रम, एल्कोहल के निर्जलीकरण का क्रम। तो इसमें 3 डिग्री एल्कोहल, सेकंड डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल। तो सबसे अधिक अस्थायी कौन है, 3rd डिग्री एल्कोहल है, तो इसका निर्जलीकरण क्या होगा, अधिक होगा, सेकेंडरी का उससे कम होगा, प्राइमरी का क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। तो एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में निर्जलीकरण का क्रम जो है वो टर्सरी में सबसे अधिक, सेकेंडरी में उससे कम, और प्राइमरी में क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं।